आज हम इम्पोर्टेंट बात एक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर एंड लॉ ऑफ कोसाइन, नॉट द लॉ ऑफ कोसाइन, सॉरी, पोजीशन वेक्टर एंड दूसरा टॉपिक है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ठीक है, नॉट द लॉ ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो देख लेते हैं, आइए। अभी मैं इसको आपको बताने के लिए एक जो है वो ये एक क्यूब ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल में है। ठीक है, ओके। अब इसके जो है हम कुछ नाम यहाँ पे रख लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सपोज। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस। 1 मिनट। टॉपिक जो है वो हम देख लेते हैं कि ओके जी, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ओके। ये एक्सिस यहाँ पे हो गई और ये वाई एक्सिस हो गया, एंड उसके बाद में ये जो है वो जेड एक्सिस हो गया। ओके, अब अगर हम देखें कि किसी पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फर्ज कर ले कि मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। पहले मैं पॉइंट जो है वो लोकेट करता हूँ, उसके बाद में हम लाइन ड्रा करेंगे। फर्ज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट, पोजीशन में एक पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे जो है वो लोकेट करना चाहता हूँ। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ इसके हम नेगेटिव जो है वो रेफरेंस भी दे सकते हैं। ये जेड नेगेटिव एक्सिस हो गया, एंड ये वाई नेगेटिव एक्सिस हो गया, एंड उसके बाद में ये एक्स नेगेटिव एक्सिस हो गया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे से इस ओरिजिन वाली पॉइंट से इसको मैं किसी पॉइंट को लोकेट करवाऊँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस अगर पॉइंट को मैं लोकेट करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली उसको कुछ रेफरेंस होंगे। आइए वो रेफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले कि वो एक्स एक्सिस में कितना दूर होगी, वाई एक्सिस में कितना दूर होगी, और जेड एक्सिस में कितना दूर होगी। ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो जाहिर सी बात है, ये जो पॉइंट है ये इस एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखेंगे कि कितना दूर है। उसके बाद में हम देखेंगे कि वाई एक्सिस में कितना दूर है। सॉरी, ये वाई एक्सिस के रेफरेंस में हो गया। अगर पैरेलल में इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन निकालूं यहाँ से, ठीक है, और ये वाई एक्सिस के में पैरेलल एक लाइन निकालो, और ये मैं जेड एक्सिस के एक पैरेलल लाइन निकालो। ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं एक बार। मैं एक लाइन बना रहा हूँ, इसको ग्रीन दिखा रहा हूँ। एक में लाइन बना रहा हूँ इस एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, एक में लाइन बना रहा हूँ जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके, और एक लाइन में बना रहा हूँ जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक, तो ये एक्चुअली जो पॉइंट है, ये जो चीज़, ये इन तीनों का एक इंटरसेक्शन होती है। दोबारा इसको अगर ऊपर यहाँ पे हम बना लें, फर्ज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस की जो है वो पैरेलल एक लाइन बना लेता हूँ। इसके एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं और वो यहाँ पे रख लेते हैं। ओके,
ये मैंने एक लाइन जो है वो यहाँ पे रख ली। अब मैं एक वाई एक्सिस के पैरेलल जो है वो एक लाइन बनाता हूँ और वो यहाँ पे रख लेता हूँ। और अगेन मैं एक जेड एक्सिस की जो है वो पैरेलल लाइन बनाता हूँ और वो भी यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीन एक म्यूचुअली क्रॉसिंग का जो है वो यहाँ पे रिलेशन है। ठीक। यानी कि ये एक्चुअली जो पॉइंट बन रही है यहाँ पे, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का इसको रेफरेंस है। यानी ये एक्स एक्सिस में कितना दूर है, यानी इससे एक्स से ये एक्स कितना दूर है। ठीक है। और ये जो है ये वाई एक्सिस इस वाई एक्सिस के कितना दूर है, ये जेड एक्सिस इस जेड एक्सिस से कितना दूर है। तो ये तीनों जो हैं वो यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो दिखाई नहीं दे रहा। आप रूम में जाएंगे और वहाँ पे कोने से एक चीज़ जो है वो स्पेस में यानी बीच में कोई खड़े होके एक चीज़ उठाएं और देखें कि वो एक दीवार से कितना दूर है, दूसरी दीवार से कितना दूर है, और कोने की जो छत तक ऊंचाई है तो उस ऊंचाई में नीचे से कितना ऊपर है। तो उन तीनों की जो क्रॉसिंग होगी तो वहाँ पे ये पोजीशन दिखाई देगी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर डिफाइन कैसे हुआ, एक एक्चुअली पॉइंट हुई। ठीक है। एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट थी जिसको हमने रेफरेंस दिया ओरिजिन से, यानी उसको मिला दिया, कांटेक्ट किया ओरिजिन से और देखा कि ओरिजिन से वो कितना दूर है और किन किन सिमतों में दूर है। यानी ओरिजिन से वो एक्स एक्सिस में कितना दूर है, वाई एक्सिस में कितना दूर है और जेड एक्सिस में कितना दूर है। तो इसको कहते हैं हम पोजीशन, और इसको पोजीशन वेक्टर जो है उसको नाम दिया जाता है। मोस्टली उसे आर से डिफाइन किया जाता है। किससे? आर से। यानी आर अगर एक पोजीशन वेक्टर है तो वो किसके बराबर होगा, वो ओ पी के इक्वल होगा। यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, जिस तरह से हम पहले पढ़ के आए। सिंपल है, बहुत ही इजी है। आगे जो है हम बात करते हैं जो टॉपिक है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या है। तो एक और जो है यहाँ पे एक फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ठीक है। अब इस फॉर्मेशन में हम देखेंगे एक पोजीशन वेक्टर में डिफाइन कर रहा हूँ किसी पॉइंट का। शेप देखते हैं, कोई और शेप यहाँ पे नहीं है। यहाँ से मैं कोई जो है वो एक पॉइंट को जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी। यहाँ पे फर्क कर लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। तीनों जो है वो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। ठीक। अब देखते हैं हम, अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो वो एक्स एक्सिस के साथ क्या डायरेक्शन बना रही है ये। ठीक है। वाई के साथ इसका क्या डायरेक्शन है ये, और जेड के साथ इसका क्या डायरेक्शन है। ठीक। तो इसको अगर मैं, जो ये एक्स वाली है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रही है, मैं इसको अगर अल्फ़ा का नाम दूं, ये जो एंगल है इसको मैं अल्फ़ा कहूँ, और ये जो एंगल वाई एक्सिस में बन रही है ये इसको बीटा कहूँ, और इस एंगल को मैं गामा कहूँ, तो ये एक्स एक्सिस के रेफरेंस में ये जो है वो हम इसको दिखा रहे हैं। ठीक है। तो दरअसल ये खुद जो है वो एक यानी कि हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। अब इसके मुख्तलिफ जो हैं वो हम फॉर्मेट्स देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं सबसे पहले
कि ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये वाई एक्सिस है। जस्ट फिलहाल एक्सिस देख रहे हैं, ये ओरिजिन है। अब इस लाइन को हमने यहाँ से उठाया, ठीक है, इस लाइन को हमने उठाया यहाँ से, और अब उसको रख रहे हैं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, जिसको हमने अल्फा का नाम दिया है। तो अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाऊँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, कितना दूरी पे था, एक्स कंपोनेंट दूर है ये, और ये वाई कंपोनेंट समझें कि दूर है। हम सिर्फ एक्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे कास थी यानी कि कास लें तो कास किसके इक्वल होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। और ये खुद क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। तो कास अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ठीक, इसको भी अगर आप डायरेक्शन दे दो कोई इसमें कोई इशू नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x हो जाएगा वो हो जाएगा r इंटू कास अल्फा के। ये हो गया इसका कोसाइन ऑफ द x। अब हम देखते हैं y एक्सिस का। फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक y एक्सिस लिया यहाँ पे, ये y एक्सिस है, और यही जो है वो एक लाइन इसके साथ क्या बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। ठीक, तो अब यही बात इसके साथ भी होगी, कास बीटा जो हो जाएगा। अब ये जो एक पोजीशन वेक्टर है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, और ये y कंपोनेंट हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा y ओवर r। तो r की जो वैल्यू होगी, सॉरी y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी r इंटू कॉस बीटा। सेम इस तरह से अगर देखें z एक्सिस है, ये हो गया z एक्सिस, और ये इसके साथ एंगल बना रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। इसको फर्ज कर लें कि हमने इस तरह से बनाया, ये हो गया z एक्सिस, ठीक है, और इसको इस तरह से मूव कर दिया, ठीक है, और इसकी एंगल क्या बनी, गामा बनी। तो ये z के कंपोनेंट हो जाएंगे और ये वही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे o हो गया, ये इसकी पॉइंट p हो गई। तो जो z कंपोनेंट हुआ वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कास हम डिफाइन करें, कास गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस में z कंपोनेंट है और यहाँ पे r है, तो z जो हो जाएगा वो हो जाएगा r इंटू कास गामा के। ओके, तो अब देखें ये हमें तीन चीज़ें मिली। हमारे पास कोई पॉइंट थी जो थी x y और z के इक्वल, ठीक है। अब वो पॉइंट किस में हो जाएगी, वो आ जाएगी r कास अल्फा, r कास बीटा एंड r cos गामा। ओके, फिजिक्स में आप पहले पढ़ के भी बहुत सारा कुछ आए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि देखें, और ओ पी जो होता है, ओ पी वो किसके इक्वल था, हमने देखा था वो था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा आर कास अल्फा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये आर कास बीटा
जे यूनिट वेक्टर और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एंड कॉस गामा के यूनिट वेक्टर। अब देखिए अगर हम इसमें से आर जो है वो कॉमन निकाल लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ओके, अब ये क्या हो गया, ये हमारा वही पोजीशन जो वेक्टर था जिसको हम आर का नाम देते हैं वही आर जो है वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड होता है, ये जो आर है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये इसके डायरेक्शन होते हैं, तो इनको कहते हैं हम कोसाइन डायरेक्शन ऑफ एनी पोजीशन वेक्टर। अगेन मैं अपने अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ, कोसाइन डायरेक्शन ऑफ एनी पोजीशन वेक्टर। अब अगर इसकी हम मज़ीद देखें तो हमें कुछ और भी मिल सकता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके साथ डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखें इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मिला हमें आर इंटू कास अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा की। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी। अब देखें हमें ये भी पता है यहाँ पे कि जो एक्चुअली आर है वो किसके इक्वल है, वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड हमने रखा हुआ है। और जब आर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो इस आर के होगा। और वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हमें क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, एक और पेज लेते हैं हम, कोई पेज फ्री नहीं है, एक मिनट। हमारे पास गिवन था कि एक्स आए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर इनटू कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। अब अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर मल्टीपल है तो आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। ठीक, अब देखें ये चीज़ जो है को हम यहाँ पे दे सकते हैं अब बाहर, तो ये हो जाएगा एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, अब देखें ये आर को अगर वहाँ पे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें आर,
और यहाँ पे हो जाएगा दी स्क्वायर रूट ऑफ कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। अब देखें, हमने यहाँ पहले ही देखा है कि ये आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है। ये देखें, आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये आप पहले ही करके आए होते कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब अगर इसकी वैल्यू हम लें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। ओके, तो अब तो ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और हमें ये मिलेगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इनका अंडर रूट। यहाँ भी स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर कर दो, तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। तो ये एक रिलेशन बनता है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलता है, एक यूनिट मिलता है। ठीक है, यानी 1 मिलता है। ठीक है, अब कभी कभार ये सवाल पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में, इंटर के मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं एफएससी के, कि आप प्रूव करें कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो आप इस तरह से प्रूव करेंगे उसको। मज़ीद कभी कभार ये भी सवाल आता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये आप प्रूव करो। मोस्टली इस तरह से आता है एक सवाल। तो देखें, हमें पता है कि कास, इस पे प्रैक्टिस करें आप, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखें, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कास स्क्वायर अल्फा प्लस 1 पुट कर रहा हूँ और -1 पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कास स्क्वायर बीटा +1 पुट कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें कास स्क्वायर गामा, सॉरी यहाँ पे ये गामा है, +1 पुट कर रहा हूँ और -1 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट अब देख लें, अब ये अगर ये माइनस इसके साथ रख लें हम, तो हमें क्या मिलेगा, कास स्क्वायर अल्फा -1 प्लस कास स्क्वायर बीटा -1 प्लस कास स्क्वायर गामा -1। और यहाँ बाकी माइनस के क्या हो जाएंगे, 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। हमें ये पता है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के। ओके, सो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है कास को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे अल्फा एंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और ये जो यहाँ पे ये क्या है, माइनस का 3 है, तो वहाँ पे क्या जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। देखें, एक मिनट बेटा, 1 तो एक्चुअली है ना वहाँ पे, 1 पहले ही है वहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं।
मोस्टली जो है ये प्रूफ्स में फिर मसला होता है। तो 1 मिनट यहाँ पे इसको दोबारा कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। सॉरी फॉर देट, टाइम आपका वेस्ट करने के लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे इक्वल क्या था, 1 था, तो उसी को ही अगर यहाँ पे हम लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 होगा। ओके, तो उसकी मज़ीद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे बना लेंगे एक पेयर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कास स्क्वायर अल्फ़ा -1 प्लस कास स्क्वायर बीटा -1 प्लस कास स्क्वायर गामा -1, यही वाला। और बाकी ये -1 और ये -1 ये हो जाएंगे -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा बीटा प्लस कास तो नहीं होगा ना, साइन होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये जो माइनस के हैं वहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो कभी कभार इस तरह का भी जो है वो प्रूफ हमें मिलता है। इसके साथ जो है वो भी मैं आपको पूरी जो एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ। जो मेन प्रॉब्लम है मैं एक बार आपको समझा दूंगा, बाकी इसके जो रिलेटिव प्रॉब्लम होंगे वो आप कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे है कि एक्सरसाइज में गिवन है टेक ए टू बी एनी वेक्टर डू यू लाइक, जिसको आप समझें, ड्रा द वेक्टर, और हम जो है वो उसको ड्रा करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का कि टेक ए एनी वेक्टर एंड ड्रा, एक में कर लेता हूँ ये कि -2/3 ए। अब देखें हम यहाँ पे कोई छोटी सी स्केल ले लेते हैं, ये फर्क कर लेते हैं इतना जो है वो इसको बना लेते हैं कि इसके यूनिट्स है। ठीक है, अब मैंने ये ए वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया है। ए वेक्टर जो है वो उसकी जो लंबाई है वो सिर्फ ये है, ये एक ए वेक्टर है। ये क्या है, ए वेक्टर है। यहाँ से लेकर ओ से लेकर पी तक, यहाँ से ओ से लेकर पी तक एक वेक्टर है। ओके, अब मुझे बनाना है -2/3a, यानी कि मैं अब इसके नेगेटिव में जाऊंगा तो मुझे यहाँ से ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी ही लाइन बनानी पड़ेगी। इस तरह से देखें, एक बेटा मैंने लाइन बनाई, अब उसमें उसकी देखें कि साइज़ कितनी है उसकी, एक ए वेक्टर की, ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर चूज़ किया, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बन गया, यानी कि ये एक वेक्टर हो गया। अब पहले इसका डायरेक्शन इस तरफ था, अब देखें जबकि ये माइनस में है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। पहले ए का डायरेक्शन यूँ था, तो नेगेटिव ए का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। बट अब हमें क्या बनाना है, यानी इसके 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया ओ और इसको मैंने कर दिया आर। ठीक, अब मुझे नेगेटिवली कितने यानी कि देखने, देखे 2/3 यानी 3 में से 2, यानी कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2/3
और ये नेगेटिव है 0 से, तो मैं यहाँ पे करूँगा और इसको दूंगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा ये वेक्टर। तो कितना बना ये इतना सा बना, ये क्या बना, -2/3 ऑफ द ए वेक्टर। ठीक, इस तरह से आप बाकी जो हैं वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, और ए जो है वो P1 से P2 तक है। तो मैं देखता हूँ कोई मुश्किल हो तो वो मैं कर लेता हूँ। कह रहे हैं कि फाइंड ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए है वो क्या है, वो P1 और P2 वेक्टर है पॉइंट का, और उसका मैं दूसरा नंबर पार्ट जो है वो ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 2 है एक्सरसाइज का। P1 जो यहाँ पे बेटा पॉइंट है वो है 2 पॉइंट, जो डिफाइन है यहाँ पे -2 एंड 4 एंड 6 है। एंड जो P2 है वो कौन सी पॉइंट है, वो है 2 -4 एंड 1 है। नहीं देखें, ये कोई एक वेक्टर है, उसकी एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे गिवन है, जो कि है -2 4 एंड 6, एंड यहाँ पे है 2 -4 एंड 1 जो कि P2 पॉइंट है। तो ये एक ए वेक्टर है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जब O और P एक पोजीशन वेक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, P - O करते हैं। ठीक है, तो जब ये है ए जो है, ए जो वेक्टर है वो है P1 P2, तो हम दूसरे वाले से पहली वाली पॉइंट हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए -2 4 6, इससे माइनस कर देंगे 2 -4 और 1, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -2 -2 कामा 4 + 4, क्योंकि माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 -1। तो हमें जो ए वेक्टर मिलेगा, दरअसल उसकी पोजीशन जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -4 8 एंड 5। अब जब इसका मैग्नीट्यूड आपको कहता है कि आप निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 64 25। तो आप इनको ऐड कर लीजिएगा, 5 और 4 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 3 और 6 9 9 एंड 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आंसर है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 इज गिवन, फाइंड के इन द टर्मिनल पॉइंट। ओके, अब देखें, हमें एक वेक्टर है गिवन है कि मैग्नीट्यूड जो है वो, क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा क्या है, हमें मैग्नीट्यूड गिवन है 5, और जो P1 है हमारे पास वो है 1 -√3 -5, और जो P2 है वो नीचे गिवन है कि वो क्या है, वो कोई भी एक पॉइंट जो है हम उठाते हैं यहाँ से 3√3 एंड के, ये बेटा एक पॉइंट है, यहाँ पे 3 है। अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर है जी, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ कितनी है, 5 है उस एक ही, ये इसकी P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो वेक्टर ए किसके बराबर होगा, वो होगा P1 और P2 के।
यानी पहले दूसरी जो पॉइंट है वो हम लिखते हैं, वो है हमारे पास क्या, वो पॉइंट है हमारे पास 3 के माइनस कर देंगे। अब जो पॉइंट गिवन है पहले पॉइंट 1, वो क्या है 1 -√3 और -5। ठीक, तो अभी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 एंड -1 3 -1 √3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा के, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, ये एक पॉइंट जो है वो हो जाएगी। अब ये किसके इक्वल होगा, दरअसल ये ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 √3 एंड के प्लस 5। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लें ए का, तो वो हो जाएगा दी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 √3 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में के प्लस 5 जो है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बट हमें पता है कि मैग्नीट्यूड हमें गिवन है ऊपर, कि मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 5 है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे 5 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा इसका जो स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 12, प्लस यहाँ पे हो जाएगा के प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट। अगर इसका भी स्क्वायर कर दें, यहाँ भी स्क्वायर कर दें, तो हमें मिलेगा 25 इज इक्वल टू 16, ये दोनों ऐड किए, प्लस यहाँ पे मिलेगा के प्लस 5 होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 10 के प्लस 25। ओके, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 10 के प्लस 25। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 10 के प्लस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस का इससे माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स जो है वो कौन से निकल सकते हैं। अगर फैक्टर निकल जाते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 16 के फैक्टर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 10 के लिखें और 10 के को इस तरह से लिखें 8 के प्लस 16 इक्वल टू 0, यहाँ तक अलग यहाँ तक अलग। तो के को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे हो जाएगा के प्लस 2, प्लस 8 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा के प्लस 2 इक्वल टू 0। के प्लस 2 एक फैक्टर हो गया, और बाकी के प्लस 8 इक्वल टू 0 हुआ। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो के प्लस 2 जो है वो 0 हो जाएगा, या फिर के प्लस 8 जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो होगी -2, या के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -8। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम आगे जाते हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। Find the direction of cosines and direction of the vector A whose initial point is the origin and terminal point is। ठीक है, तो देखिए एक हमारे पास गिवन है, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, दोबारा लिख लेते हैं, एंड
एंगल ऑफ वेक्टर ए जब उसकी इनिशियल जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, यानी ये एक वेक्टर जो है वो हमें गिवन है इस तरतीब में, एक्स एक्सिस, इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, एक हमें पॉइंट मिली है यहाँ ये, और वो पॉइंट जो गिवन है बेटा वो गिवन है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 5, 3 एंड √2। यहाँ कोई मुश्किल कर लेते हैं, यहाँ पे है 0, 3 एंड -4। ठीक है, अब देखें ये हो गया जी O और ये हो गया P। जो A वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा OP, तो यही हो जाएगा 0I प्लस 3J -4K। तो ये हो जाएगा XI के इक्वल, ये YJ के, और ये ZK के। ठीक है, हमें पता है कि जो cos अल्फा होता है वो होता है X/R, cos बीटा जो होता है वो होता है हमारा Y/R, एंड cos गामा जो होता है वो होता है Z/R। अब देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे ऊपर क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 हो गया। r अब हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखिए r हमने फाइंड नहीं किया, तो r यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि r किसके इक्वल होता है, वो √x² प्लस y² प्लस z² होता है। तो इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √25, यानी कि किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो मैंने थोड़ा जल्दी में बेटा यहाँ पे फाइंड किए, आप यहाँ पे कर लीजिएगा सेम इस तरह से। यानी ये किसके इक्वल हुआ, cos जो अल्फा हुआ वो हुआ 0 के, cos जो बीटा हुआ वो हो जाएगा, y की वैल्यू 3 है और यहाँ पर 5 है। सेम इस तरह से जो cos गामा है वो हो जाएगा -4/5 के। तो ये जो है हमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस जो हैं वो मिल गए। अभी इनकी हम जो है बेटा वो एंगल्स देखेंगे। देखें, जो cos अल्फा है वो 0 के इक्वल है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0। ये आप कैलकुलेटर में जो है वो शिफ्ट का बटन दबाइए, cos को दबाइए और उसमें 0 पुट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, cos 0 90 पे ही मिलता है हमें। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक cos बीटा जो है वो है 3/5, तो जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5। तो आपको बीटा की जो एंगल मिलेगी वो बीटा की आपको एंगल मिल जाएगी, आप पुट करके देखेंगे तो 35.550। ठीक है, सेम इस तरह से अगर हम जो है वो cos की ये एंगल देखें, हमें पता है कि कोस गामा इज इक्वल टू -4/5, तो जो गामा हो जाएगा वो हो जाएगा cos इनवर्स -4/5। तो गामा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 60 पॉइंट सॉरी ये जो एंगल थी, एक मिनट
ये आप दोबारा देखिएगा, बीटा की जो एंगल है वो बेटा आएगी 53.130 डिग्री, और ये जो गामा की एंगल है ये आ जाएगी, मैंने अभी कैलकुलेट किया है, तो ये आ जाएगी 143.13 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको तीनों जो हैं वो एंगल भी मिल गए और डायरेक्शन आपको साइंस भी मिल गए। बहुत ही इजी है ये। ठीक, कोई मज़ीद इसमें सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आखिरी भी अगर आपका हो तो मैं क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कर लेता हूँ। लास्ट प्रॉब्लम है कि द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन of the vector b with the positive axis x and y axis are 30 degree and 60 degree respectively. Find the gamma and k if the terminal is the given. ओके बेटा, तो देखें यहाँ पे अगेन हम इसको डिफाइन करते हैं क्वेश्चन को। द डायरेक्शन एंगल ऑफ द पोजीशन वेक्टर b विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखें, एक यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है बेटा, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये आपका लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर है 5। और उसमें एक जो है वो यहाँ पे एक पोजीशन दी गई है, और वो पोजीशन किसी पॉइंट की है जिसमें है √3, 1 and 2 के। ओके बेटा, अभी ये एक इसको आर हम मान लेते हैं, या एक वेक्टर बी है तो उसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं वो 30 डिग्री बन रहा है, और जो ये वाई एक्सिस के साथ बना रहे हैं वो 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें जेड एक्सिस के साथ ये बताना है कि यहाँ पे जो गामा होगा वो कितना होगा। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने एक लॉ प्रूव किया था, उसके साथ आराम से ये हो सकता है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि आप जो है वो के की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड करें, के कितनी है। देखें बेटा, हमने एक लॉ देखा था जिसमें था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर जो गामा है वो किसके इक्वल था, 1 के। तो इसमें अब देखें, जो अल्फा है उसकी डिग्री क्या है, 30 डिग्री है, तो हम लिख लेंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पे बीटा की कौन सी डिग्री है, 60 डिग्री, और यहाँ पे लिख लेंगे cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब cos 30 डिग्री होता है √3/2 के, और जब इसका स्क्वायर है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के, और इसको भी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के। अब देखें, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4 इज प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा बेसिकली, ये तो हो जाएगा 4/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos स्क्वायर गामा जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। सो cos जो गामा हुआ वो भी 0 के इक्वल होगा। सो गामा जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos इनवर्स 0। तो हमें क्या मिलेगा, गामा की वैल्यू हमें मिलेगी 90 डिग्री। ओके बेटा, ठीक। अब देखें, हमें जो इसमें एक पॉइंट गिवन है ये, तो ये हो गया एक्स पार्ट, ये वाई पार्ट, ठीक है, और ये हो गया जेड पार्ट।
हमें पता है कि कास अल्फ़ा जो होता है वो एक्स अपान आर के इक्वल होता है। इस तरह से कास जो बीटा होता है वो वाई अपान आर के इक्वल होता है, और कास जो गामा होता है वो किसके इक्वल होता है, जेड अपान आर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ओके। तो अभी हम यहाँ पे कास गामा को उठाएंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है ये। ओके, तो हमें ये पता है कि जो कास गामा होता है वो इक्वल होता है किसके, जेड ओवर आर के। हमें ये पता है कि गामा जो है वो अभी रिसेंटली हमने फाइंड किया था 90 डिग्री है, वो हो जाएगा। अब जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, जेड की वैल्यू हमें गिवन है 2k। ओके, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2k, आर को आप बस आर ही पुट कर दो। अब ये किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये हो जाएगा 2k अपान आर। तो ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 2k, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 0/2। तो k किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आपकी फुल एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, मजीद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं अब।